प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पर क्लास बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बॉटनी के पहले पेपर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन से एक टॉपिक को। ये टॉपिक एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की संरचना और उसके विकास से संबंधित है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने कॉलेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले के दो लेक्चर के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था एंथोसिरोस की सामान्य संरचना, थैलस की संरचना और उसके जनन की प्रक्रिया का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंकुरण से एक नई थैलॉइड स्ट्रक्चर निकलती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो आज हम पहले स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट और उसके बाद स्पोरोफाइट की संरचना को विस्तृत पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, डेवलपमेंट के अंतर्गत पहले डायग्राम ए को देखते हैं। ये आर्किगोनियम की सेल स्ट्रक्चर है, कोशिका की संरचना। निषेचन के बाद में इस आर्किगोनियम के वेंट्रल पार्ट में स्थित अंड कोशिका पुंगड़ू से फर्टिलाइज होकर टू एन स्ट्रक्चर का निर्माण करती है या टू एन स्ट्रक्चर में परिवर्तित होती है। इस टू एन कोशिका को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के चारों ओर एक मोटे आवरण का निर्माण होने से ये जाइगोट वापस स्पोर में परिवर्तित हो जाता है। ये स्पोर प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार होता है और आर्किगोनियम के वेंट्रल पार्ट के अंदर धंसा हुआ होता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसमें सबसे पहले स्पोर की आकार में वृद्धि होती है और ये वृद्धि उस वेंट्रल कैविटी के बराबर होती है। जितनी वेंट्रल कैविटी होती है उतनी की उतनी जाइगोट स्पोर के आकार में वृद्धि होने से वो पूर्ण रूप से गुहिका को भर लेता है। उसके पश्चात इसमें सबसे पहले एक डिवीजन होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है। लॉन्गिट्यूडिनल एक डिवीजन हुआ जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों कोशिका में पुनः एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने के फलस्वरूप दो कोशिका से चार कोशिका बनी। ये चारों कोशिकाएं आकार में लगभग समान हो सकती है, लेकिन कभी कभी ऊपरी दो कोशिकाएं बड़ी जबकि निचली तल पर पाई जाने वाली कोशिकाएं छोटी होती है। इसमें पुनः एक और विभाजन होने से कुल 8 कोशिकीय संरचना बनती है, उसको हम ऑक्टेंट कहते हैं। एंथोसिरोस की विभिन्न प्रजातियां जैसे इरेक्स है, क्रिस्सुलस है, हिमालयंसिस है और जिमुलोसिस है में इस डिवीजन के बाद बनने वाली कोशिकीय संरचना से स्पोरोफाइट के अलग अलग भागों का निर्माण होता है। सामान्य प्रजातियों में इसमें दो टीयर का निर्माण होता है, एक अपर टीयर होगा और एक होगा लोअर टीयर। अपर टीयर की दो कोशिका है और दो कोशिका लोअर टीयर की। तो इसमें पुनः पीछे की और विभाजन होने से 4 कोशिका पीछे की स्थिति होती है, तो कुल 8 कोशिका का एक समूह बनता है। इस 8 कोशिका में 4 कोशिका अपर टीयर की और 4 कोशिका लोअर टीयर की, और ये 8 कोशिकाएं मिलकर के स्पोरोफाइट के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। सामान्य परिस्थिति में लोअर टीयर की कोशिकाएं वो फुट सेल का निर्माण करती हैं, जबकि अपर टीयर की कोशिकाएं वो कैप्सूल बनाती है। तो ये कैप्सूल सेल का निर्माण हुआ। फुट सेल अनियमित विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के एक ट्यूबरस
स्ट्रक्चर का निर्माण करती है और ये ट्यूबस स्ट्रक्चर फुट कहलाता है। तो ये आधारीय भाग इसका फुट एक कंदील और मासल संरचना होती है। ये कंदील संरचना पूर्ण रूप से फैली हुई होती है जो कि थैलस के अंदर अंतः स्थापित होती है या थैलस अथवा युग्मोद्भिद की कोशिका से जुड़ी हुई होती है। क्या कार्य करती है? फुट हस्टोरियम के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है, जिसके कारण ये युग्मोद्भिद कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ और जल अवशोषित करके कैप्सूल को स्थानांतरित या ट्रांसलोकेट करता है। कैप्सूल सेल में जो 4 कोशिका हैं पुनः विभाजित होकर 8 कोशिका बनाती है। सबसे पहले एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, परिणत विभाजन के द्वारा 2 परतीय संरचना का निर्माण होता है। आंतरिक परत की कोशिकाएं और बाह्य परत की कोशिका। आंतरिक परत की कोशिकाएं वो एंडोथीसियम कहलाएगी, एंडोथीसियम, जबकि बाह्य परत की कोशिकाएं वो एक्टोथीसियम कहलाती है। एक्टोथीसियम और एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये सामान्य विभाजन के द्वारा एक बंधीय स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जो इस कैप्सूल के लगभग मध्य में स्थित होती है। इस प्रकार की संरचना को कॉल्यूमेला कहते हैं। कॉल्यूमेला एक बंधीय अवस्तंभ स्ट्रक्चर है जो कैप्सूल को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। एक्टोथीसियम की कोशिका में फिर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 परतें बनती है। बाह्य परत बंधीय होती है जो कि जैकेट सेल के रूप में जानी जाती है, जबकि आंतरिक परत की कोशिका फर्टाइल सेल्स के रूप में कार्य करती है और इन्हें आर्की स्पोरियम सेल कहते हैं। यहाँ पर कुल 3 परतीय स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, कॉल्यूमेला, जैकेट एंड आर्की स्पोरियम सेल। अभी तक की पूरी संरचना इस युग्मोद्भिद के अंतर्गत या इसकी वेंट्रल सेल के अंदर धसी हुई होती है। इसके बाद कॉल्यूमेला युक्त पूरी संरचना का तीव्र गति से विकास होता है, लेकिन इस दौरान इस वेंट्रल सेल के पास में स्थित कोशिका या युग्मोद्भिद की कोशिका भी वृद्धि करके एक आवरण का निर्माण कर देती है। लेकिन इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल की ग्रोथ अत्यधिक होने के कारण ये इसको तोड़ करके या युग्मोद्भिद कोशिका को तोड़ करके बाहर की ओर निकलता है। स्त्री जानी के पास में स्थित युग्मोद्भिद की कोशिका भी वृद्धि करके एक आवरण का निर्माण करता है। इस संरचना को परिचक्र नाम देते हैं या इसको कैलिप्टा गोपक कहते हैं। तो गोपक को फाड़ते हुए, उसको चीरते हुए स्पोरोफाइट बाहर की ओर निकलता है। जैकेट कोशिका में पुनः एक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 परतें बनती है न्यूनतम, और कभी कभी ये 4 से 6 परतीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। फलस्वरूप एक मोटे आवरण का निर्माण करता है। इसको नाम देते हैं आवरण अथवा जैकेट। जैकेट की सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस संरचना के रूप में कार्य करती है। जैकेट कोशिका के अंदर रंध्र पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते। आर्की स्पोरियम सेल्स या टिश्यूज विभेदित होकर के या समसूत्री विभाजन के द्वारा विभेदित होकर के बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करता है, स्पोरोजिनस बनाता है। स्पोरोजिनस सेल्स में पुनः समसूत्री विभाजन से 2 प्रकार की कोशिका बनती है। एक कोशिका वे होती है जो बड़े आकार की सघन जीवद्रव्य युक्त और गोलाकार होती है अथवा दीर्घवृत्ताकार होती है। इनको स्पोर मदर सेल कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहेंगे। और दूसरे प्रकार की वे स्पोरोजिनस सेल्स होगी जो दीर्घाकार, लंबाकार और पतली अथवा कम जीवद्रव्य युक्त होती है। इनको इलेक्टर्स मदर सेल कहते हैं। तो स्पोरोजिनस सेल से 2 प्रकार की कोशिका बनती है, स्पोर मदर सेल और इलेक्टर्स मदर सेल। विद्यार्थियों, ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं द्विगुणित होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होने के कारण
एन स्पोर का निर्माण करता है, जबकि इलेक्टर्स मदर सेल समसूत्री विभाजन द्वारा अथवा अविभाजित होकर सीधे ही इलेक्टर्स के रूप में रूपांतरित होते हैं। इलेक्टर्स बीजाणुओं के अथवा स्पोर के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। इलेक्टर्स की विशेषता ये होती है कि इस पर हिपेटकोप्सिडा की तरह स्थूलन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको आभासीय इलेक्टर्स कहते हैं। इलेक्टर्स शाखित और अशाखित हो सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेवलपमेंट प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक जाइगोट या oospore डिवाइड होकर के, विभाजित होकर के बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है। इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इस स्पोरोफाइट का मुख्य भाग कैप्सूल और दूसरा होता है फुट। सीटा जैसी संरचना इसमें अल्प विकसित पाई जाती है। तो कैप्सूल एक दीर्घ बेलनाकार संरचना के रूप में कैलिप्ट्रा सेल को तोड़ते हुए युग्मोद्भिद से ऊपरी की ओर निकलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए थैलस पर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की सिंग नुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। इसी कारण एंथोसिरस को हॉर्नबर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये सिंग नुमा संरचना स्पोरोफाइट का कैप्सूल कहलाता है। इस डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद स्पोरोफाइट के विकास के बाद देखते हैं स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर। तो विद्यार्थियों, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट की अनुद्वीय काट का है। थैलस की ऊपरी सतह में पाई जाने वाली सिंग नुमा संरचना स्पोरोफाइट कहलाता है। इसी कारण एंथोसिरस को हॉर्नबर्ड के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जब तक वो परिपक्व नहीं होता तब तक वो हरे रंग का होता है। परिपक्व होने के बाद में क्लोरोप्लास्ट विघटित हो जाते हैं, एंथोसाइनिन का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल, नारंगी, काला अथवा भूरा रंग हो जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कभी कभी ये 5 से लगा करके 15 सेंटीमीटर तक का लंबा कैप्सूल या स्पोरोफाइट हो सकता है। इस स्पोरोफाइट को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभेदित किया जाता है, कैप्सूल और फुट। सीटा इसके अंदर अनुपस्थित होता है। फुट पेरेन्काइमटस सेल से निर्मित एक ट्यूबरस स्ट्रक्चर है जो आधार भाग से फूली हुई है और थैलस युग्मोद्भिद कोशिकाओं के साथ में लगभग जुड़ी हुई होती है। और वही फुट कोशिकाएं या सेल्स युग्मोद्भिद कोशिकाओं से भोजन तथा जल का अवशोषण करता है जब तक प्रारंभिक रूप से स्पोरोफाइट बनता है, और उसके बाद में केवल जल को ऊपरी की ओर, खनिज लवण को ऊपरी की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। फुट कोशिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण करने का, खनिज पोषकों का अवशोषण करने का ये अवशोषक अंग या स्टोरियम के रूप में कार्य करता है। कैप्सूल तथा फुट के बीच की कोशिकीय क्षेत्र होता है मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है, और इसी जोन की कोशिकाओं द्वारा लगातार वृद्धि करने से कैप्सूल की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। सेकंड नंबर, इसके मुख्य भाग कैप्सूल की बात करते हैं। तो कैप्सूल एक लंबी वर्ती बेलनाकार संरचना है जो स्पष्ट रूप से कैप्सूल भित्ति, परप्रसूत कोशिका और कॉल्यूमिला में विभेदित होता है। तो कुल 3 संरचनाओं में विभेदित होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल वॉल की या स्पोरोफाइट वॉल की। तो ये 2 से लगा करके 6 परतीय संरचना होती है। इसकी सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस के रूप में कार्य करती है, एपिडर्मिस कहलाती है। इस एपिडर्मिस में एंजियोस्पर्म के समान रंध्र पाए जाते हैं जो गतिशील भी होते हैं, गैसों का विनिमय कहते हैं। इस जैकेट कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो खाद्य पदार्थ का निर्माण स्पोरोफाइट स्वयं बनाता है। तो ये ऑटोट्रोपिक पार्ट हुआ। इस कैप्सूल भित्ति की प्रवृत्ति हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण ये आर्द्रता को ग्रहण करके फैलते हैं और आर्द्रता को त्याग करके सिकुड़ते हैं, जिसके कारण कपाट के रूप में खुल जाता है और खुले हुए क्षेत्र से स्पोर बाहर निकलते हैं। अर्थात
कैप्सूल वॉल स्पोरोफाइट या कैप्सूल के परिस्फुटन में सहायता करता है। परिस्फुटन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बीजाणु कैप्सूल से बाहर निकलते हैं और वातावरण में मुक्त होते हैं। सेकेंड नंबर की जो लेयर होती है उसको हम आर्किस्पोरियल सेल्स या टिश्यूज कहते हैं। ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बीजाणु जन कोशिकाओं का निर्माण करती है। आर्किस्पोरियल कोशिकाएं इस कॉल्यूमेला जो इसका केंद्रीय भाग है, इसके चारों ओर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित रहती है। इसकी सभी कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में लगभग समान प्रकार की होती है, लेकिन कैप्सूल के परिपक्व होने के साथ ही ये विभेदित होना प्रारंभ हो जाती है। आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करता है और स्पोरोजिनस सेल्स या बीजाणुजन कोशिकाएं विभेदित होकर दो प्रकार की कोशिका बनाती है। जो कोशिका बड़े आकार की गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार तथा सघन जीवद्रव्य युक्त होती है वो स्पोर मदर सेल कहलाती है, और जो कोशिका छोटी होती हैं वो इलेक्ट्रस मदर सेल कहलाती है। स्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर के स्पोर टेट्राड का निर्माण करती है और स्पोर टेट्राड से टेट्राड के मध्य की भित्ति विघटित होने से स्पोर मुक्त हो जाते हैं, तो एक गोलाकार स्पोर का निर्माण करता है और ये स्पोर एन प्रवृत्ति का होता है। जबकि इलेक्ट्रस मदर सेल सीधे ही इलेक्ट्रस का निर्माण करती है। इस इलेक्ट्रस पर स्थूलन नहीं पाया जाता, अर्थात इस पे वास्तविक स्थूलन नहीं पाया जाता, लेकिन कभी कभी कुछ प्रजातियों की इलेक्ट्रस की भित्ति मोटी होती है। जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले कैप्सूल के शीर्ष भाग की बीजाणुजन कोशिकाएं विभाजित होकर स्पोर और इलेक्ट्रस का निर्माण करती है। तत्पश्चात धीरे धीरे वो आधार की ओर परिपक्व होना प्रारंभ होता है। इस क्रिया को तालाब भिषारीकरण कहते हैं या बेसिपिटल स्थिति में स्पोर तथा इलेक्ट्रस का निर्माण होता है। शीर्ष भाग पर सबसे पहले परिपक्व अवस्था कंप्लीट हो जाने के कारण इस भाग पर स्पोर और इलेक्ट्रस स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तत्पश्चात आधारीय भाग से आता है तो इसके बीच वाले पोर्शन के अंदर स्पोर टेट्राड है, जबकि यहाँ पर क्या था, स्पोर सिंगल स्ट्रक्चर, यहाँ पर 4 स्पोर साथ में जुड़े हुए, जबकि उसी के आधारीय भाग पर स्पोर मदर सेल और इलेक्ट्रस मदर सेल्स ही दिखाई देती है। तो परिपक्वन कहाँ हुआ, कैप्सूल के शीर्ष भाग पर। उसके बाद में धीरे धीरे वो आधार की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है और इसी प्रोसेस से ही इसमें परिस्फुटन होता है। होगा क्या, जब शुष्क अवस्था आएगी तब भीती कोशिकाओं से आर्द्रता या नमी या जलवाष्प बाहर निकलने का ये सिकुड़ेगी, सिकुड़ने का तनाव उत्पन्न होगा। प्रचुर उत्पन्न तनाव के कारण कैप्सूल भित्ति वॉल के रूप में फट जाएगी। तो फटेगी कहाँ से, सबसे पहले शीर्ष भाग से, फिर धीरे धीरे वो आधार की ओर बढ़ेगा और इसी दौरान इलेक्ट्रस में मूवमेंट होने के कारण और इस भित्ति के कपाट रूप से खुलने के कारण एक दबाव लगता है, जिसके कारण स्पोर हवा के अंदर मुक्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट हिपेटकोप्सिडा की तुलना में थोड़ा सा भिन्न है। कैसे भिन्न है, एक या दो करैक्टर अपन देख लेते हैं। पहला, हिपेटकोप्सिडा का स्पोरोफाइट फुट शीट और कैप्सूल में विभेदित होते हैं, जबकि एंथोसिरोप्सिडा में कैप्सूल और फुट ही पाया जाता है। दूसरा, हिपेटकोप्सिडा के कैप्सूल में कॉल्यूमेला नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ पर कॉल्यूमेला पाई जाती है। एंथोसिरोस की भित्ति बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होती है, जबकि हिपेटकोप्सिडा में इलेक्ट्रस बीजाणु की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा है एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट का विकास और उसकी स्ट्रक्चर। इसके साथ ही आज का अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एंथोसिरोस के स्पोर का जर्मिनेशन, इसका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट और इसकी लाइफ साइकिल। नमस्कार।